बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए, आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 ऑस्किलेशंस के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज 0.5 सेकंड। यानी आप एक स्प्रिंग एंड मास सिस्टम कंसीडर करें, क्योंकि ऑस्किलेशंस के न्यूमेरिकल हैं तो रेलेवेंट टॉपिक उसी से रिलेटेड रहेंगे। कह रहे हैं एक स्प्रिंग एंड मास सिस्टम है जिससे हमने ऑब्जेक्ट अटैच कर रखा है, इसका जो ऑस्किलेशन का टाइम है, यानी ये ऑब्जेक्ट जब आगे जाकर पीछे आता है तो इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम इसको लग रहा है 0.5 सेकंड का। यानी एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन करने का जो इसको टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.5 सेकंड का। एंड द एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, और वो जहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कर रहा है 5 सेंटीमीटर का। ये डिस्टेंस, इसको हम एक्स डिस्टेंस कह सकते हैं या आप इसको आर भी कह सकते हैं, रेडियस। ठीक, तो आप कह देंगे आर भी जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का। इसको मैं पहले ही मीटर में ले आऊं बाय डिवाइडिंग इट विद 100, सो द वैल्यू बिकेम 0.05 मीटर। कह रहे हैं एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमसे पूछा गया कि ये बताएं यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, एक चीज ये कैलकुलेट करनी है। एंड द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, कि जब इसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर दिया गया तब इसकी एक्सेलरेशन कितनी रही, ये भी बताइए। तो हमसे पूछी गई है एक तो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे क्योंकि कैलकुलेट करनी है लीनियर वेलोसिटी, और अगर मैं रिलेशन बनाऊं लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, जिसके लिए मुझे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालने, तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, और इसके अंदर जो f है वो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के। हम कह सकते हैं ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो हम यहां टाइम पीरियड जो है पाई की वैल्यू रखते हैं 3.142 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है हमें 0.5 सेकंड्स का। तो कैलकुलेशन करते हैं, और हमने करना ये है कि हमने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 0.5, इट इज 12.57 रेडियंस पर सेकंड। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी निकाली है तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियंस पर सेकंड होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल गई। एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू r ओमेगा। क्योंकि हमने v निकालना है तो r हमें पता है 0.05 मीटर का हमें दे दिया गया था। एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल ली 12.5 से, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 12.57 is 0.628 मीटर पर सेकेंड। इतनी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी निकल कर आ रही है इस ऑब्जेक्ट की जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेट्स चेक कि बुक इसका आंसर क्या लिख रही है। अच्छा, बुक लिख रही है 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि बुक ने आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखा है, तो जब बुक आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख रही है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बिकेम 62.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें एक वैल्यू मिल गई। और दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई थी वो एक्सेलरेशन थी। तो एक्सेलरेशन किस तरीके से निकाली जाएगी, तो रिलेशन याद रखना है आपने, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। तो हम बोलेंगे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो है, कितनी निकाली थी हमने एंगुलर वेलोसिटी 12.57। तो अब हम कहते हैं कि r जो है हमारे पास कितना है 0.05, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई हुई है, एंगुलर वेलोसिटी हमने ये निकाली थी ना 12.57, एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली थी 12.57। तो आएगी 12.57 और उसका कर दीजिए स्क्वायर। तो 12.57 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.05
इट इज इक्वल टू 7.9 और यूनिट क्या लगाएंगे एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल कर आ रही है वो आ रही है 62.8 सेंटीमीटर पर सेकंड और जो एक्सेलरेशन निकल कर आ रही है वो आ रही है 7.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिलेशन बड़ा वाज़ेह है कि एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ होता है 2 पाई बाई टी, पाई क्यों रखी, टाइम पीरियड रखा, इतनी वैल्यू मिली। v इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, पुट किया, वेलोसिटी मिली। एंड रिलेशन विद एक्सेलरेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करी, आंसर में ये चैप्टर नंबर 11 का न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लीजिए इसको जल्दी से। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ स्विंग मशीन निडल, आप समझ लीजिए जो कपड़े सीने की मशीन होती है उस तरीके की एक मशीन है, उसकी निडल कभी अगर आप देखें तो उसकी निडल कितना तेजी के साथ ऊपर नीचे मूव करती है जैसे वो कपड़ों के अंदर स्टिचेस लगाती जाती है। तो वो निडल जितना तेजी के साथ मूव कर रही है उससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि अ स्विंग मशीन निडल मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन लाइक एसएचएम, कि वो स्विंग मशीन की जो निडल है वो एग्जिबिट कर रही है एसएचएम को, ऐसा लग रहा है। एज इट टू द सीन, सपोज द निडल मूव 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट पोजीशन। कह रहे हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो निडल है अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट से और सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे जाने का जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो 8.4 मिलीमीटर है from its highest to lowest position and make 24 stitches in 9 seconds। और 24 स्टिचेस लगा रहा है, यानी 24, मैं भाई बोलूं 24 स्टिचेस का मतलब क्या है, एक मोशन दूसरी मोशन, जैसे जैसे कि एक दफा मूव करेगा तो ये एक स्टिच लगाएगा, फिर दूसरा स्टिच लगाएगा, फिर तीसरा स्टिच लगाएगा, तो 24 स्टिचेस यानी कि 24 वाइब्रेशन 9 सेकंड में। व्हाट इज द मैक्सिमम निडल स्पीड, हमसे निडल की स्पीड पूछ रखी है। तो आइए जरा पूछें, देखें कि हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछ रखी है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि हमें आप समझिए कि उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है उसके हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट से लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस दिया गया है, हाइट कह लो इसको, वो 8.4 मिलीमीटर है। तो मैं कहूंगा जो मुझे हाइट ट्रेवल कर रही है निडल वो है 8.4 मिलीमीटर और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 24 है और जो टाइम लग रहा है वो 9 सेकंड। कह रहे हैं वो व्हाट इज द मैक्सिमम निडल स्पीड वेलोसिटी हमसे पूछ रखी है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि इस निडल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हम बोलेंगे भाई फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है 24 अपॉन टाइम, आंसर में मिलना चाहिए 2.66 समथिंग जी, 2 पॉइंट डिवाइड कर लो तो 2.67। तो 2.67 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इस निडल की। नाउ अब मुझे कह दिया गया कि जो हाइट कवर कर रहा है वो कितनी है, जो हाइट कवर कर रहा है वो 8.4 मिलीमीटर है। अब आप समझ लो कि पूरा डायमीटर है कि जिस पर वो ट्रेवल कर रहा है। अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो रेडियस तो इस हाइट का आधा होगा। रेडियस क्या होगा, उसकी मीन पोजीशन यानी उसकी सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, टॉप मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस या बॉटम मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो जब रेडियस निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे 8.4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट अ रेडियस वुड बी 4.2 मिलीमीटर। और इसको मीटर में लेकर आने के लिए आप यकीनन 1000 से डिवाइड करेंगे, सो द वैल्यू वुड बी पॉइंट ऑफ तीर पीछे करने एक 0.0042, क्योंकि अब देखें 1 2 3 यानी 0.00, नीचे लिखूं मैं थोड़ा, 0.0042 मीटर का रेडियस है। लेकिन ये तो पूरा डिस्टेंस है, लेकिन रेडियस क्या होगा, मीन पोजीशन से लेकर किसी भी एक पीक पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो हमने निकाल लिया जो कि इसका हाफ है, मीन पोजीशन सेंटर होगा, निडल बार बार वहां से गुजर रहा होगा। मीन पोजीशन तो वही वहां से जहां से आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली गुजरे। तो हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का रिलेशन है v इक्वल टू r ओमेगा। ओमेगा कहां से निकालें, तो हम बोले ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो हम कैलकुलेट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 3.142 और फ्रीक्वेंसी जो रखेंगे वो रखेंगे 2.67 हर्ट्ज। आप इसको डिवाइड करेंगे ये मिलेगा 2.6666, तो हम उसको 2.67 लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
तो कैलकुलेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2.67, 0.37, और हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, एक मिनट रखिएगा, आई थिंक सो कुछ गलती हुई है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2.67, so the answer is 16.77, 16.77 रेडियंस पर सेकेंड का जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ रही है। एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ रही है तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बोलेंगे v निकालना है, r जो है वो कितना है 0.0042 मल्टीप्लाई बाय 16.77। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.0042, so the value is 0.07 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बुक जो आंसर लिख रही है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ तो वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट को दफा आगे बढ़ाएं, वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें इस निडल की स्पीड मिल गई कितनी, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। इसको भी कर लीजिए, इसमें भी कोई मसला हो तो हमें जरूर बताइए, कर लीजिए। जी आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है an ideal spring with a spring constant of 15 Newton per meter is suspended vertically. A body of mass 0.6 kg is attached to the upstressed spring and release. What is the extension of the spring when the speed is maximum? अब आप ये देखें कि अंडर द इलास्टिक लिमिट हमने एक सीलिंग के साथ एक स्प्रिंग हैंग किया और उससे एक बॉडी ऑफ मास पॉइंट कितना कह रहे हैं 6 kg अटैच किया, और इसको इस मास की वजह से ये स्ट्रेच होता हुआ यहां तक आया। तो जब नीचे की तरफ आया और इसको रिलीज किया गया तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है। आपको बोलना ये बताइए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसने कितनी कवर की, जब स्प्रिंग कांस्टेंट, अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो रहता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से 15 न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स होगा mg यानी कि वेट। तो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट, जिसका फॉर्मूला है mg, और मास है 0.6 kg और मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो हम कर लेते हैं 0.6 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8, it would be 0.6 multiplied by 9.8, it is 0.6 multiplied by 9.8 is 5.88।
जी, तो अगर कहीं से आवाज कट गई होगी यकीनन, तो मैं दोबारा बता देता हूँ क्या हुआ है कि f इज इक्वल टू के एक्स, हमने x की वैल्यू निकाली हुक्स लॉ के तहत। f इज इक्वल टू के एक्स, x की वैल्यू आई f बाई के से, f की वैल्यू पुट करी जो कि वेट था, इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता था, के हमें दे दिया गया था, वो रखा, x निकाला 0.39 मीटर का x आया, फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाकर, क्योंकि हमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा से वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास ओमेगा नहीं था, तो ओमेगा हम निकालना है रूट ऑफ के बाई एम, के भी हैगा एम भी हैगा, पुट किया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और अभी लीनियर वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो आर ये हमने निकाला है एक्सटेंशन 0.39 और एंगुलर वेलोसिटी है 5, 0.39 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1.96, देन 1.96 को हम अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकंड का लिख सकते हैं, क्योंकि बुक जो आंसर लिख रही है वो 2 मीटर पर सेकंड ही लिख रही है। तो होपफुली कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। हुक्स लॉ के तहत हमने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो अगर इसमें भी आपको कोई मसला रहे तो मुझसे जरूर पूछिए, कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चले जी, अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, a body is suspended vertically from an ideal spring of a spring constant 2.5 newton per meter. The spring is initially in its relaxed position. The body is then released and oscillates about its equilibrium position. The motion is described by y is equals to 4 centimeters sine 0.7 radian per second t. What is the maximum kinetic energy of the body? आप ऐसा समझिए कि ये हमारे पास एक सीलिंग है जिससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और अभी ये समझ लीजिए कि मास जो इस पर है वो कहीं रखा हुआ है, मतलब अंडर दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, कहीं पर रखा हुआ है। लेकिन फिर हम इसको छोड़ते हैं, जब इसको छोड़ते हैं तो यहाँ ये ऑस्किलेट करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है उसका रिलेशन आपको दिया गया है, y इज इक्वल टू, ये y वर्टिकल डिस्टेंस है तय कर, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना 4.0 सेंटीमीटर साइन 0.7 रेडियंस पर सेकेंड टी। और हमें कह दिया गया कि जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का जो के है वो है 2.5 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछी गई है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले तो इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन देख लीजिए, तो इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए साइन डब्ल्यू टी, ए साइन डब्ल्यू टी। तो जो a है वो यहां पर एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे समझ में आएगा y तो ठीक है, ये एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर का, तो एम्पलीट्यूड है मेरे पास 4.0 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और फिर मैं आगे चलूं, अच्छा मैं इसको यहाँ पर मीटर में भी कन्वर्ट करूं, जब 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा। अब मैं साइन आगे चलूं तो WT होता है, तो WT T तो लिखा हुआ है यानी W, ये एंगुलर वेलोसिटी यूनिट से पता चल रहा है, रेडियंस पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई है 0.7 रेडियंस पर सेकंड। हमसे पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, मास और लीनियर वेलोसिटी, दो चीजें ही चाहिए जी। तो मैं आपको बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है, हमने बोला कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी हमें इस रिलेशन से मिल गई जिसका जनरल फॉर्मूला है ए साइन डब्ल्यू टी। मुझे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझे दो चीजें चाहिए, हाफ ऑफ mv स्क्वायर में मास और वेलोसिटी। तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है और के हमारे पास मौजूद है और मास निकालना है, तो हम बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम रिलेशन। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें और स्क्वायर से रूट कैंसिल करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, देन एम इज इक्वल टू के बाय ओमेगा स्क्वायर, मास के रिलेशन बन जाएगा। देन वी कैलकुलेट मास, so the value of k which is given in the question is 2.5 and angular velocity is 0.7 और उस पर आप लगा लीजिए स्क्वायर, तो 0.7 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 0.49 और हमने करना है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.49, 2.5 divided by 0.49, it is almost 0.49
5.10, यानी कि 5.1 kg का ऑलमोस्ट हमारे पास मास आ, क्योंकि हमें मास मिल गया और हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी किससे निकाले? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से। तो आर उतना ही होगा जितना एम्पलीट्यूड है, यानी 0.04 मीटर। तो आर रखेंगे 0.04 और ओमेगा रखेंगे 0.7 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.04 by 0.7 is 0.028 मीटर पर सेकंड। तो हमें लीनियर वेलोसिटी भी मिल गई। और फिर हम बोलेंगे कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ को लिखूं 0.5, मास निकाला है 5.1 और वेलोसिटी है 0.028 और उसका स्क्वायर। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 0.028 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इट इज 0.0019, 0.00199 इस तरीके से। तो पॉइंट मूव कराएं 1 2 3, हम इसको लिखेंगे 1.99 एक्सपोनेंट -3 जूल्स और 1.99 को राउंड ऑफ करके 2 लिख देते हैं और एक्सपोनेंट -3 को मिली लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिली जूल्स की हमारे पास टोटल एनर्जी निकलकर आ रही है। तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। होपफुली कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। करें इसको। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ बॉब, बाय कॉन्ट्रास्ट द पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम डज डिपेंड ऑन मास, एक्सप्लेन द अपेरेंट कंडीशन। देखिए जी क्या कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो एक सिंपल पेंडुलम की ऑस्किलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन इस फॉर्मूले से निकाला जाता है ऑल ऑफ अ टाइम, कि जब भी हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है सिंपल पेंडुलम को तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई रूट ऑफ एल ओवर जी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर 2 पाई भी कांस्टेंट और ग्रेविटी भी कांस्टेंट, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम के ऑस्किलेशन का पीरियड है कि एक वाइब्रेशन को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो सिवाय इसके लेंथ के और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी जितनी ज्यादा बड़ी स्प्रिंग रहेगी पेंडुलम की उतना ज्यादा तो टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन अब उसके साथ हम कोई 2 kg का मास हैंग कर दें या 100 kg का मास हैंग कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें, ये मैंने बात की है सिंपल पेंडुलम की, यानी बाज़ औक़ात आपसे प्रैक्टिकल के अंदर पूछेंगे कि बताइए कि अगर हम इस मास को रिप्लेस कर दें एक हैवी ऑब्जेक्ट से, मान लें अर्थ लगा दिया हमने इधर, यानी अर्थ इस जगह मौजूद है, तो बताइए क्या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड मास पर डिपेंडेंट ही नहीं है, लेंथ पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बात करें स्प्रिंग मास सिस्टम की, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ एम ओवर के। यानी जब एक स्प्रिंग के साथ एक मास को लगाया जाता है तो वो ऐसे जाकर ऐसे वापस आने में कितना टाइम लेगा, तो ये डिपेंड करता है कि कितना मास आपने लगा रखा है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स फिर उतनी ही लगानी पड़ेगी, फिर टाइम भी उतना ही लगेगा। तो आप इसके फॉर्मूले को देखें तो यहां पर एक के कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, ये मास पर डिपेंड है। जबकि अगर हम सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले को देखें तो ग्रेविटी कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, वो लेंथ पर डिपेंड है। तो इस कॉन्ट्रास्ट में हमने एक्सप्लेन ये करना था कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो लेंथ पर डिपेंडेंट है, बट सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो लेंथ पर डिपेंडेंट है, जबकि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंडेंट है। दोनों के फॉर्मूला को देखें टाइम पीरियड के, तो होपफुली आपको यह भी समझ में आ रहा होगा।
कर लीजिए इसको भी। या अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन हम इस तरह से करेंगे दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is only depends on length of a spring, not on a mass, but the time period of spring mass system is depends on mass, not on extension, कि कितना हमने उसको एक्सटेंड किया है, लेकिन कितना मास अटैच था उस पर डिपेंडेंट है, और उसमें कितनी लेंथ थी उस पर डिपेंडेंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कर लीजिए इसको भी। चलें जी, आइए अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 6 kg मास ऑस्किलेटिंग ऑन अ 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अगर सिंपल पेंडुलम में जो मास है रखा है 6 kg का है और उसकी लेंथ 4 मीटर की है, तो बताइए टाइम पीरियड कितना होगा। अभी हमारी बात हुई कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पर डिपेंडेंट है, मास से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो हम बोलेंगे लेंथ हमें दे दी गई है 4 मीटर, टाइम पीरियड पूछा गया है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल t is equals to 2 pi root of L over G 23.142, लेंथ आप रखें 4, ग्रेविटी रखें 9.8 और करें कि हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे रूट ऑफ 4 अपॉन 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4.01 सेकेंड्स का टाइम लगेगा 4 मीटर की लेंथ को, 4 मीटर की लेंथ के सिंपल पेंडुलम को एक दफा ऑस्किलेट करने में। तो बुक भी लिख रही है 4.01। बहुत आसान न्यूमेरिकल, कर लीजिए। तो होपफुली आपको यहां तक के इसके फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर, यानी इस चैप्टर के कुछ रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स, उसको इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तब तक आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।